नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की ओपनिंग करने जा रहे हैं। इजराइल को ईरान की बहुत बड़ी धमकी, लेबनान पर हमले का भयानक परिणाम होगा। लेबनान पर हमला तो ईरान युद्ध में उतरेगा, बड़ा खमियाजा भुगतेगा इजराइल। ईरान की तरफ से ये बात कही गई है। और इसी के साथ ही आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि लेबनान को लेकर, जी हां, लेबनान को लेकर इजराइल और ईरान में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जहां एक दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने लेबनान को पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान किया, तो अब इस बयान का पलटवार करते हुए ईरान ने इजराइल का वजूद मिटा देने की बात कही है। लेबनान पर हमला न करने की चेतावनी दी है। मगर बड़ा सवाल तो यह है कि फिलहाल ईरान में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। 5 जुलाई को फिर से वोटिंग होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या नए ईरानी राष्ट्रपति की शपथ के साथ ही इजराइल पर हमले का आगाज हो जाएगा? क्या लेबनान के चलते अरब में महायुद्ध का फ्रंट खुल जाएगा? आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दस 10,452 वर्ग किलोमीटर में फैला लेबनान, जिस पर हमले का प्लान आईडीएफ ने तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ब्रिगेड ने कई फ्रंट से लेबनान की घेराबंदी तक कर ली है। मतलब साफ है कि किसी भी वक्त लेबनान इजराइल में वॉर छिड़ सकती है। किसी भी वक्त हिजबुल्ला और आईडीएफ के लड़ाकों में आर पार की जंग हो सकती है। और आशंका यह भी जताई जा रही है कि जो हश्र इजराइल ने गाजा का किया, ठीक वैसा ही बारूदी मंजर लेबनान के अलग अलग इलाकों में नजर आ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही 8 महीनों में इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया हो, लेकिन गाजा की तरह लेबनान की जंग नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। क्योंकि अगर आईडीएफ ने लेबनान पर हमले की कोशिश की, अगर लेबनान को तबाह करने के लिए बारूदी बारिश की, तो इस जंग में ईरान सीधे उतर जाएगा, वो भी विनाशक हथियारों के साथ। 24 घंटे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनान को लेकर एक बयान दिया। वो ये, आईडीएफ ने लेबनान की घेराबंदी कर दी है। यकीन मानिए, इजरायली ब्रिगेड अपने विस्फोटक हमलों से लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा देगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान का जवाब लेबनान से पहले ईरान ने दिया। वो ये कि अगर इजराइल ने गलती से भी लेबनान पर हमला किया, तो पूरी ताकत के साथ ईरान इस युद्ध में शामिल होगा और इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के साथ ही जंग पर विराम लगेगा। तो क्या अरब में लेबनान को लेकर महाजंग की बिसात पिट चुकी है? क्या जल्दी ईरान वर्सेस इजराइल में आर पार की जंग छिड़ सकती है? क्या ईरान अपने पुराने शत्रु से हिसाब चुकता करने का मन बना चुका है? तो क्या अरब में लेबनान को लेकर महाजंग की बिसात पिट चुकी है?
क्या जल्द ही ईरान वर्सेस इजराइल में आर पार की जंग छिड़ सकती है? क्या ईरान अपने पुराने शत्रु से हिसाब चुकता करने का मन बना चुका है? गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल है। वोटों की गिनती हुई जिसमें किसी भी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिला, क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति उम्मीदवार को कम से कम 50% बहुमत मिलना चाहिए। पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% का आंकड़ा पार नहीं कर सका। लिहाजा 5 जुलाई को ईरान में फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 5 जुलाई को सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले शीर्ष 2 उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान के बीच मुकाबला होगा और इन्हीं 2 चेहरों में से कोई एक ईरान में राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा और उसके लिए लेबनान पहला अग्निपथ होगा। तो क्या 6 जुलाई यानी आज से ठीक 7 दिन बाद ईरान जंग का आगाज कर देगा? क्या ईरान अपनी मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन से इजरायली धरती को सुलगा देगा? दरअसल ईरानी प्रेसिडेंट रईसी की मौत के बाद से ही ईरान आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस बार ईरान अपने विनाशक हथियारों के जरिए इजरायल से हर पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजरायल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल में बारूदी जलजला लाने के लिए खमनेई ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में झोंकने का प्लान बना लिया है। ईरान की पहली घातक मिसाइल है सेजिल, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 12 यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। तीसरी मिसाइल की बात की जाए तो उसका नाम है इमाद, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र शाहाब है 3 जिसे कहा जाता है, शाहाब 3, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इजराइल को दहलाने वाली 5वीं मिसाइल का नाम गदर है, जो मैक 9 की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। ईरान की 6ठी मिसाइल पवे है, जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है। तो वहीं रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रईसी के 7वें ब्रह्मास्त्र का नाम फतेह 2 है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की 8वीं मिसाइल खैबर शिकन है, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इजराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की 9वीं मिसाइल हज कसम है, जो मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इजराइल का कोना कोना बारूद से दहलेगा ही, बल्कि इसके साथ साथ रईसी अरब वर्ल्ड से भी महाशक्ति अमेरिका के पांव उखाड़ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ ईरान ने जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं ईरान के साथ उसके प्रॉक्सी संगठन भी पूरे एक्शन में हैं।
हूती हो या फिर हिजबुल्लाह, हर कोई इजराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक भीषण हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन की। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमले किए। शालोमी, गैलिली और लहारिया में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। माउंट डोव में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से अटैक किया। माउंट डोव में इजरायली सेना का मिलिट्री बेस तबाह हुआ। उत्तरी इजराइल के मेतुला में हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाए। शुबा हिल्स में हिजबुल्लाह के अटैक से आईडीएफ का बेस ध्वस्त। हालांकि आईडीएफ ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन बीती रात हिजबुल्लाह के बारूदी ट्रेलर से नेतन्याहू ब्रिगेड में कोहराम जरूर मच गया। वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती ने भूमध्य सागर से लाल सागर तक गदर मचाया। हूती लड़ाकों ने रेड सी और भूमध्य सागर में 4 जहाजों को निशाना बनाया। भूमध्य सागर में हूती ने ऑयल टैंकर पर ड्रोन स्ट्राइक की, तो वहीं लाल सागर में हूती ने 3 जहाजों पर मिसाइलें दागी। दावा है कि हूती ने 3 इजरायली और 1 यूएस वेसल पर अटैक किया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने यमन में मौजूद हूती के बेस पर बमबारी भी की, लेकिन बेकाबू हो चुके ईरानी प्रॉक्सी ने बाइडेन और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच ईरान के जंगी तेवर ने इजरायल के होश फाख्ता कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर अरब युद्ध से जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज, हूती को एंटी शिप मिसाइल देगा रूस। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। अरब में युद्ध की आग को भड़का रहा है रूस। हिजबुल्लाह ने इजरायल में भारी तबाही की धमकी दी है, जिसके बाद इजरायल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उधर अमेरिका ने भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों पर पलटवार की तैयारी की है। भूमध्य सागर में वॉरशिप तैनात करके हिजबुल्लाह को काउंटर अटैक की तैयारी की गई है। लेकिन अमेरिका को घेरने के लिए रूस और ईरान ने एक विध्वंसक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। अगर पुतिन का ब्लूप्रिंट सफल हुआ तो अमेरिका अरब में बुरी तरह फंस जाएगा, जहां पर उसकी साख दांव पर लगी हुई है। अभी तक इजरायल अपने वजूद बचाने का युद्ध लड़ रहा है। अब अमेरिका के वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। न सिर्फ इजरायल की घेराबंदी की जा रही है, बल्कि अमेरिका बुरी तरह इस युद्ध में फंस चुका है। ऐसा क्यों है, ये समझिए। इजरायल की मदद पर ईरान के निशाने पर अमेरिका आ गया है। रूस अमेरिका को अरब में फंसाकर बदला लेना चाहता है। रूस ने ईरान के साथ गठबंधन बनाकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक फ्रंट पर हिजबुल्लाह को ईरान लगातार हथियार पहुंचा रहा है, दूसरे फ्रंट पर हूती को रूस ने मिसाइल देने का खुला ऐलान कर दिया है। जबकि इससे पहले रूस ने ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके भेज दिए थे, जो लाल सागर में पश्चिमी देशों के खिलाफ ऑपरेशन को यमन से ऑपरेट कर रहे हैं। अब अमेरिका के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। वो हिजबुल्लाह को काबू में करे या फिर पहले हूती पर शिकंजा कसे। रूस हूती को एंटी शिप मिसाइल देने जा रहा है। ये ऐलान उसने ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सैनिक उतारने की बात कही है।
यानी ईंट का जवाब पत्थर से, टैंक का जवाब मिसाइल से और यूरोप में बारूद का जवाब अरब में विस्फोट से दिया जा रहा है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अगर इजराइल ने लेबनान में घुसकर हमला किया तो इससे ईरानी प्रॉक्सी भड़क सकती है और हूती रूस से मिली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना सकता है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि इजराइल का ऐसा करना आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की फाइनल स्टेज में है। रूस वैगनर ग्रुप के जरिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की खेप पहुंचाएगा, जबकि हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। रूस के ऐलान के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ गई है, क्योंकि हूती अब अरब के तेल के कुओं को निशाना बना सकता है। CIA की रिपोर्ट है कि अगर लेबनान को इजराइल गाजा बनाना चाहता है तो उसे ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान को रूस का साथ मिल चुका है, जबकि ईरान पहले से ही हिजबुल्लाह और हूती का मददगार है। हमास को हथियार पहुंचाने में भी रूस का नाम सामने आया था। अब हिजबुल्लाह और हूती भी रूस की मदद से हमलावर हो रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पुतिन से बात करने के लिए कहा है कि वो हूती को मिसाइल ना दें। लेकिन अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ लाल सागर में नहीं है, बल्कि उसे इजराइल को भी ईरानी प्रॉक्सी से बचाना है। साथ ही सीरिया, इराक में अपने सैन्य ठिकानों की भी हिफाजत करनी है। जबकि हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में भी नेटो के मिलिट्री बेस की तरफ मिसाइलें लगा दी। ऐसे में अमेरिका के सामने संकट पैदा हो गया है कि पहले लाल सागर में युद्ध लड़े या फिर भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह की चुनौती को रोके। अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला होता है तो अमेरिका लेबनान पर अटैक कर सकता है। इसके लिए उसने भूमध्य सागर में ग्रीस के पास पड़ने वाली सौदा की खाड़ी में न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए हैं। यूएसएस आइजनहोवर को क्रीट नेवल बेस के पास तैनात किया गया है। भूमध्य सागर में साइप्रस पर ब्रिटिश एयरबेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, जहां तैनात अमेरिकी फाइटर जेट F-35 वॉर रेडी पर कर दिया गया है, जो लेबनान पर हमले को तैयार है। और इसी तरह भूमध्य सागर लेबनान की समुद्री सीमा के एकदम पास यूएसएस वास्प युद्धपोत को लगा चुका है और वास्प शॉर्ट रेंज मिसाइल से लैस है। ये लगातार टोही ड्रोन से निगरानी कर रहा है और हिजबुल्लाह ठिकानों पर कभी भी हमला कर सकता है। भूमध्य सागर में अमेरिका की तैयारी बताती है कि वो वहां पर हिजबुल्लाह को रोक सकता है। लेकिन दूसरी जगहों पर कैसे हमला रोकेगा, इसके लिए अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं। क्योंकि रूस ने 3 जगहों पर अमेरिका को घेरने का प्लान बनाया है। सीरिया में अल असद के समर्थक ग्रुप रूस की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ इराक, सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी भी रूस के साथ है, जबकि यमन में हूती रूस के वैगनर ग्रुप की कमांड को मान रहा है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में हूती का डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा, जिसने रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात की। दरअसल ये अमेरिका को सीधी चुनौती है कि रूस यूरोप में बैठकर अरब में अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रच सकता है। अगर अमेरिका का वर्चस्व खत्म हुआ तो मिडिल ईस्ट में कई देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इजराइल, सऊदी अरब, कतर, लीबिया, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन।
हमास से शुरू हुई जंग हिजबुल्लाह तक जा पहुंची, जिसे हूती भी सुलगा रहा है। लेकिन लेबनान में इजराइल के हमले से पूरा अरब दहल सकता है, क्योंकि नेटो और अमेरिका के सामने रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन है। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जबकि बाकी तीनों देशों के पास एटमी ताकत है। जबकि अब रूस फिर से मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो चुका है। अरब में उसने मिलिट्री बेस बनाने फिर शुरू कर दिए हैं। सीरिया में रूस ने कोबानी मिलिट्री बेस बना लिया है, जहां से अमेरिकी ड्रोन पर निगरानी रखी जा रही है। एक दिन पहले रूसी फाइटर जेट ने अमेरिका के रीपर ड्रोन को मार गिराया था। रूस और ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका भी तैयार है। उसने इजराइल को 10,000 बम की खेप भेजी है, साथ ही शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी। इजराइल उस बम का इस्तेमाल उसी तरह करेगा जैसे गाजा में हमास पर किया था। इसलिए इजराइल ने लेबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक डेथ जोन बना दिया है। अगर इस डेथ जोन में लेबनान की तरफ से कोई भी आया तो उसकी मौत निश्चित है। अमेरिका और इजराइल की इस तैयारी के बीच सवाल यह है कि रूस और ईरान कैसे पलटवार करते हैं, क्योंकि घेराबंदी हो चुकी है। बस पुतिन के फरमान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी डोनेस्क में रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस का ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि यूक्रेन के 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन की धरती इस वक्त धधक रही है। यूक्रेन के आधा दर्जन शहर जल रहे हैं। 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात किया है और इसके बाद से कीव में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन ने क्रेमलिन में हमला कर रूस के S-500 को तबाह किया था। रूसी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर ही इसका विध्वंसक बदला ले लिया। रूस ने यूक्रेन को स्कंदर मिसाइलों और फैब 3000 बमों से पाट दिया है। क्रेमलिन के क्रोध से कीव का बच पाना असंभव माना जा रहा है। यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस ने क्रीमिया हमले का विध्वंसक बदला लेना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में 3000 किलो के महाबम फैब 3000 से धावा बोलना शुरू कर दिया है। रूस के इस विस्फोट में यूक्रेन के शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को यूक्रेनी सेना ने रूस के गर्व कहे जाने वाले क्रीमिया पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस का सबसे बड़ा कवच यानी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेन के इसी हमले के बाद क्रेमलिन ने कीव पर रूसी परचम फहराने का न सिर्फ फैसला कर लिया, बल्कि इसके लिए बहुत बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया। ओडेसा, नीप्रो, अवदीवका, डोनेस्क और वोलेदर। यूक्रेन के ये वो शहर हैं जहां 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने फैब 3000 बम और स्कंदर मिसाइलों से महाविस्फोट किया। इस विस्फोट में न सिर्फ यूक्रेनी सेना को बड़ी चोट पहुंची है, बल्कि यूक्रेन के ये शहर विनाश की आग में बुरी तरह जल रहे हैं।
ओडेसा में रूस ने हवाई हमला कर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया। ओडेसा में ही एक दूसरे फ्रंट पर स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के S-300 को तबाह कर दिया। डोनेस्क में भी रूसी फौज ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेनी फोर्स का हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर जल गया। डोनेस्क में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया। नीप्रो में रूसी सेना ने 9 मंजिला बिल्डिंग को टारगेट किया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। 4 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन लोग घायल हैं। अवदीपका में रूस ने अमेरिका के अब्राम्स टैंक की कब्र खोद दी। वोलेदर में रूस की टैंक ब्रिगेड ने भीषण हमला करते हुए यूक्रेनी सेना के गढ़ पर कब्जा कर लिया। एक हफ्ते के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकाने पर 17 बार एयर स्ट्राइक की। इसके बाद यूक्रेन के बड़े भूभाग में ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन रूसी सेना का यह विध्वंसक अभियान और भी तेज होने वाला है। रूस 1 महीने के अंदर कीव पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए रूसी सेना बेलारूस से यूक्रेनी बॉर्डर पर पहुंच गई है। रूसी फौज ने सुमी, खार्किव और चेर्निहिव की तरफ से कीव पर हमला करने की रणनीति बनाई है। पुतिन सेना का ऑपरेशन कीव तेज हो गया है। रूसी सेना ने अपने लिए नया लक्ष्य तय कर लिया है और इस लक्ष्य का नाम है कीव पर कब्जा। रूसी सेना 3 तरफ से कीव पर धावा बोलने की तैयारी में है। क्रेमलिन ने बेलारूस से अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर के पास उस जगह पहुंचा दिया है जहां चेर्निहिव है। बेलारूस फ्रंट से रूस चेर्निहिव में विध्वंसक हमला करने वाला है। खार्किव और सुमी में रूस पहले ही भीषण हमले कर रहा है। चेर्निहिव, खार्किव, सुमी जीतने के बाद इन तीनों फ्रंट से रूसी सेना आगे बढ़ेगी। 3 तरफ से कीव पर धावा बोलने की रणनीति बनाई गई है। पुतिन ने अपनी सेना को 1 महीने के अंदर कीव पर कब्जे का नया टारगेट और टास्क दे दिया है। रूसी सेना ने कीव पर हमले और कब्जे का जो प्लान बनाया है वो बहुत ही खतरनाक है। क्रेमलिन के कीव प्लान का खुलासा हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी टेंशन से भर गया। बाइडेन और ज़ेलेंस्की पुतिन सेना को रोकने के लिए काउंटर प्लान तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ यूक्रेनी फोर्स अपनी हार टालने के लिए रूसी सेना का पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है। चौबीस घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने कई फ्रंट पर रूसी सेना को जख्म देने की कोशिश की, लेकिन उससे बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। यूक्रेन ने रूसी धरती पर अटैक हेलीकॉप्टर से बमबारी की। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में रूस के 5 नागरिक मारे गए। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 17 ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स का दावा है कि उसने डोनेस्क में रूस के Su-25 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस साल अब तक यूक्रेनी सेना रूस के 31 लड़ाकू विमानों को जला चुकी है। इनमें 9 Su-25, 1 Su-57, 2 MiG-31, 13 Su-34, 2 Su-35, 2 A-50, 1 सेकेंड 22 M11, 1 Tu-22 M3 शामिल हैं।
यूक्रेनी फोर्स आंकड़ा भले ही जारी कर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो रूसी सेना को जख्म देने में सफल हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रूस के भीषण हमले की वजह से युद्ध के मैदान से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ रहे हैं। ऐसे में अगर यूक्रेनी सेना रूस के सामने हथियार डाल दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। युद्ध में रूस के Mi-28 का एक्शन हुआ है। हेलीकॉप्टर से रूस का हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन के कई ठिकानों पर बमबारी की खबर है। यूक्रेन के सैनिक और हथियार खत्म हो गए हैं। रूस को क्रीमिया में बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन डिफेंस ने रूस के सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का चौंकाने वाला दावा किया है। यूक्रेन ने अमेरिका की मिसाइलों से अभेद्य और अचूक माने जाने वाले रूस के सबसे आधुनिक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पूरे बेस कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया है। लेकिन इसके बाद पूरा ब्लैक सी परमाणु जंग का अखाड़ा बन गया है। पुतिन ने जमीन पर परमाणु प्रलय लाने वाली सरमत मिसाइल और ब्लैक सी में परमाणु सुनामी उठाने की ताकत रखने वाली हथियार पोसाइडन को उतार दिया है। जून की दोपहर यूक्रेन का समर्थन करने वाले टेलीग्राम चैनल्स, एक्स अकाउंट्स और epost.com पर अचानक ऐसी पोस्ट दिखाई देने लगी। दावा किया गया कि क्रीमिया में तैनात रूस के S-500 एंटी मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर यूक्रेन ने क्लस्टर म्यूनिशन से भारी अटैकम्स मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया है। इस हमले ने रूसी सेना और राष्ट्रपति पुतिन को सबसे बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रूस के जिस S-500 रक्षा कवच को अब तक अभेद्य समझा जाता था, उसे यूक्रेन ने अटैकम्स यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से भेद दिया। यूक्रेन के मिसाइल हमले ने पुतिन के सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त नहीं किया, बल्कि क्रीमिया में S-500 के लिए बनाया गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही तबाह कर दिया। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी UNN ने एक सैटेलाइट इमेज के साथ इस घटना की रिपोर्ट लिखी है। दावा किया है कि यह सैटेलाइट तस्वीर क्रीमिया के दजानकोय एयरफील्ड में बने रूस के S-500 एंटी मिसाइल कॉम्प्लेक्स की है। दावा यह किया गया है कि यूक्रेन के सबसे नए अटैकम्स मिसाइल अटैक के बाद पूरे कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और वहां तैनात S-500 भस्म हो गए। रूस के जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली समझा जाता था, जिसके बारे में दावा यह था कि उसकी नजर से आसमान में उड़ती दुश्मन की कोई मिसाइल बच नहीं सकती, उस $600 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाले सबसे शक्तिशाली S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के औसत समझे जाने वाले आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ने कैसे तबाह कर दिया। S-500 जैसा दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की ATACMS मिसाइलों का पता कैसे नहीं लगा पाया। S-500 जैसा शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने ही कॉम्प्लेक्स में मिसाइल हमले से तबाह कैसे हो गया? ये सवाल इस हमले के पीछे बहुत बड़ी साजिश होने की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि S-500 को रूसी सेना प्रोमेथस और गॉड ऑफ फायर कहती है।
इस सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर तक है। S-500 सिस्टम 800 किलोमीटर की दूरी से ही लक्ष्यों की पहचान कर लेता है। S-500 सिस्टम एक साथ 10 सुपरसोनिक मिसाइलों से एक के बाद एक निशाना लगाने में सक्षम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक या मैक 10 की स्पीड से उड़ रही मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। S-500 इतना शक्तिशाली है कि वो दुश्मन की किसी भी तरह की मिसाइलों, स्पेसक्राफ्ट और अंतरिक्ष में निचली कक्षा में चक्कर काट रहे हथियारों को भी तबाह करने में सक्षम है। इसलिए क्रीमिया में S-500 के कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले ने क्रेमलिन तक को इमरजेंसी अलर्ट कर दिया। पुतिन ने तुरंत बदला लेने का ऑर्डर दिया और पहली बार युद्ध में दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइल सरमत उतार दी। S-500 के ध्वस्त होने के बाद ब्लैक सी में परमाणु आग भड़क सकती है। ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के बीच परमाणु भिड़ंत हो सकती है, क्योंकि युद्ध में एक तरफ दुनिया की सबसे विनाशकारी परमाणु मिसाइल सरमत की एंट्री हो गई है, तो दूसरी तरफ रूस ने ब्लैक सी में परमाणु सुनामी पैदा करने वाले सबसे शक्तिशाली हथियार पोसाइडन को तैनात कर दिया है। पोसाइडन परमाणु ऊर्जा से चलने वाला टॉर्पीडो है। पोसाइडन में 100 मेगाटन की क्षमता वाला न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है। 6 फीट व्यास वाले पोसाइडन टॉर्पीडो को अंडर वाटर ड्रोन की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। पोसाइडन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। पोसाइडन दुश्मन के ठिकाने पर हमले के साथ ही 1640 फीट ऊंची सुनामी पैदा कर सकता है। पोसाइडन समंदर के 1 किलोमीटर नीचे जाकर हमला करता है। दुनिया का कोई भी टॉर्पीडो इतनी गहराई तक नहीं जा सकता। इसलिए जब पोसाइडन से एटमी धमाका होता है तो इतनी ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी आती है जो दुश्मन देश की जल्द समाधि बना सकती है। लेकिन पुतिन ने S-500 का बदला लेने के लिए सरमत और पोसाइडन को ही तैनात नहीं किया है। रूस ने ब्लैक सी में कई नई सी माइंस लगा दी हैं। ब्लैक सी में जगह जगह फ्लोटिंग डिटेक्टर भी लगाए जा रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में यह तैयारी यूक्रेन के सी बेबी और मागुरा ड्रोन के खिलाफ की है। रूस की सेना को इनपुट मिला है कि S-500 अमेरिका के ड्रोन के सटीक इनपुट की वजह से ध्वस्त हुआ है। इसलिए अब रूस ने पूरे ब्लैक सी को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। क्रीमिया पर कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की कई बार प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है और इस बार पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। लेकिन पुतिन पलटवार के लिए तैयार हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में मीडियम रेंज की मिसाइल लगाने का ऐलान किया है। पेंटागन में खलबली मची है क्योंकि ऐसा होने पर तमाम नेटो देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे, यानी आने वाले वक्त में रूस और नेटो में विध्वंसक टकराव होने की आशंका तेज हो गई है। रूस पर अमेरिका जितने भी प्रतिबंध लगा रहा है, पुतिन पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। सारे बैन पुतिन तोड़ते जा रहे हैं और अब INF ट्रीटी यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि को भी पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब रूस दुनिया भर में मीडियम रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करेगा।
यानी दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये फैसला पुतिन ने क्रेमलिन अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में लिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, 2019 में अमेरिका बहाना बनाकर INF से अलग हो गया था, लेकिन रूस अभी तक इस संधि का पालन करता रहा। लेकिन अब अमेरिका का षड्यंत्र सामने आ चुका है। अमेरिका ने पहले मीडियम रेंज मिसाइलें युद्धाभ्यास के बहाने डेनमार्क में लगाई और फिर फिलीपींस में, जिन्हें वहां से कभी हटाया नहीं गया। यानी अमेरिका दुनिया भर में न सिर्फ अपने मिलिट्री बेस बनाता रहा और अपने घातक हथियारों की तैनाती भी करता रहा, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। यूक्रेन को लेकर नेटो और रूस आमने सामने हैं, इसलिए पुतिन को आशंका है कि युद्ध अब नेटो से हो सकता है। इसलिए वो परमाणु हथियार से लैस मिसाइलें दुनिया में अपने समर्थक देशों में लगाने जा रहे हैं। इस बीच ब्रिक्स में पहुंचकर पुतिन बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जबकि मीडियम रेंज की मिसाइल का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में आर्कटिक बेस पर न्यूक्लियर टेस्ट भी किए जाएं। जबकि इसी तरह की धमकी चीन और नॉर्थ कोरिया पहले ही दे चुके हैं। रूस का गठबंधन अमेरिका को हर उस जगह पर घेरने को तैयार है जहां अमेरिका दबदबा बढ़ा रहा है, फिर वो चाहे अरब हो या फिर साउथ चाइना सी। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका भी रूस को काउंटर करने की तैयारी में है। अमेरिका ने स्कॉटलैंड पोर्ट पर सबमरीन भेज दी है। ओहायो क्लास सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जो लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को $150 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेन को रोमानिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने भी एयर डिफेंस बैटरी की खेप भेजी है, जबकि नेटो के कई देश अब सैनिक भेजने को तैयार हैं। दरअसल यूक्रेन पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, जिससे वो क्रीमिया पर कब्जा कर सके। इसलिए रूस के दूसरे इलाकों पर हमला करके रूसी फौज का फोकस शिफ्ट कर रहा है और फिर क्रीमिया पर बड़ा हमला करने की तैयारी है। इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है। जबकि पुतिन ने बदले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें नेटो देशों के पास मिसाइलों की तैनाती करके उन्हें धमकाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है, असल में समंदर पर उसी का राज होता है। और इसी मकसद के साथ पुतिन की सेना प्रोजेक्ट 23,000E पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मकसद है दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना, उसे 5th जनरेशन फाइटर से लेकर S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम से लैस करना। आखिर कैसा है पुतिन का नया आविष्कार? कैसे 1 लाख टन वजनी योद्धा समंदर में लगाएगा भूचाल? आइए देखिए। कुछ इसी अंदाज में रूस का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में भूचाल लाएगा। कुछ इसी अंदाज में पुतिन का स्टॉर्म ब्लू वॉर जोन को दहलाएगा। कुछ इसी अंदाज में रूसी नौसेना के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जंगबाज समंदर की लहरों को चीरकर दुश्मन खेमे में खलबली मचाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि समंदर में खुद को ताकतवर बनाने के लिए रूसी डिफेंस बीते कुछ सालों से प्रोजेक्ट 23,000E पर काम कर रहा था। रूसी नहीं बल्कि दुनिया का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना, और इसी प्लान के तहत जल्द ही रूस स्टॉर्म 2 को तैयार करने वाला है।
दावा किया जा रहा है साल 2025 तक रूसी नौसेना को स्टॉर्म 2 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा, जो समंदर में चलता फिरता सैन्य अड्डा होगा, जिस पर हजारों सैनिकों के साथ साथ विध्वंसक मिसाइलें, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात रहेंगे। वो 24/7 साल के 365 दिन वॉर रेडीनेस मोड में रहेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूसी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीब 1 लाख टन होगा। रूसी नौसेना का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 50 मीटर ऊंचा होगा, जबकि इसकी लंबाई करीब 331 मीटर तक हो सकती है। स्टॉर्म 2 की रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। करीब $4 बिलियन की लागत से तैयार होने वाले इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर्स लगे होंगे। इतना ही नहीं, इस समुद्री योद्धा पर आसमान के घातक लड़ाकू विमानों की पूरी फौज तैनात होगी, जो समंदर वाले वॉर जोन में हवाई प्रहार से तबाही मचाएगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। स्टॉर्म 2 एयरक्राफ्ट पर 100 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। Su-57 और Su-33 के नेवल वर्जन की भी तैनाती होगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इस जंगी बेड़े पर मोर्चा संभालेगा। वहीं MiG-29K और हेलीकॉप्टर्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे। साल 2020 में ही स्टॉर्म 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन स्टेज का काम शुरू कर दिया गया था और अगले 1 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और अमेरिका का गुट अब पूर्वी एशिया में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों खेमे न सिर्फ एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर हमला करने का अभ्यास भी कर रहे हैं। अमेरिका ने तो रूस और चीन को रोकने के लिए 28 देशों के साथ वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो सवाल यही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध पूर्वी एशिया से भड़कने जा रहा है? तीसरे विश्व युद्ध का नया मैदान बहुत तेजी से तैयार हो रहा है। महायुद्ध का यह मैदान पूर्वी एशिया है। यहां रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने खेमे मजबूत कर रहे हैं। दोनों गुट जिस तरह की सैन्य गतिविधियां कर रहे हैं, वो एक और खतरनाक युद्ध छिड़ने की मुनादी कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन है। 28 देशों के साथ अमेरिकी नेवी हवाई के पास अब तक का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास कर रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश समंदर में रूस और चीन की नौसेनाओं को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक तरह से रूस और चीन को सीधी चुनौती है। इसी के साथ जापान, जर्मनी और स्पेन के साथ भी बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। जापान, स्पेन और जर्मनी के युद्धाभ्यास की सूचना मिली तो रूस भड़क गया। मॉस्को में मौजूद जापानी दूतावास को रूसी सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा, यह युद्धाभ्यास उकसावे की कार्रवाई मानी जाएगी। अमेरिका के इशारे पर दक्षिण कोरिया ने भी युद्धाभ्यास किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया के बॉर्डर के पास लाइव फायर ड्रिल की। इससे भड़के किम ने दक्षिण कोरिया का अस्तित्व मिटाने की धमकी दे दी। उत्तर कोरिया के पास इतने हथियार हैं कि वो दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी मिटा सकता है। अमेरिका ने पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की तो रूस और चीन का गुट भी एक्टिव हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान पर कब्जे के लिए चीन अब नए सिरे से प्लान बना रहा है।
बीजिंग चाहता है कि बिना सैन्य अभियान के ही ताइवान पर उसका कब्जा हो जाए। जाहिर है चीन का यही ताइवान प्लान ही तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो पूर्वी एशिया में महायुद्ध छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 4 दिन पहले दक्षिण पश्चिम चीन में 25 साल की सबसे विनाशक बाढ़ आई थी। अब तक कहा जा रहा है कि मध्य चीन के हुनान प्रांत में सैलाब ने हाहाकार मचा दिया। मॉनसून शुरू होते ही चीन के बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, हजारों गांव डूब गए हैं और शहर के शहर सैलाब में डूबे हुए हैं। पार्किंग में कारें खड़ी थी। जमीन से रिसते पानी से जमीन दरकनी शुरू हुई और 3 सेकंड में लाल कार सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। यह पहाड़ों की गोद में बसा चीन का हुनान प्रांत है। यहां 1 हफ्ते से हो रही बारिश और बाढ़ के बाद जब पानी उतरा तो हर तरफ तबाही दिखने लगी। घरों की छतें गायब हो गई, दीवारें ढह गई, घरों में रखा सामान चकनाचूर हो गया। जो घर कल तक आबाद थे वो कबाड़ के ढेर की तरह दिखने लगे। चीन की राजधानी बीजिंग से 1500 किलोमीटर दूर हुनान प्रांत के सैकड़ों गांवों में ऐसी ही तबाही दिखाई दे रही है। लेकिन अब हुनान प्रांत के शहरों में आए सैलाब और तबाही का ड्रोन वीडियो देखिए। हुनान प्रांत में जगह जगह सड़क संपर्क टूट गया है। जहां हाईवे होते थे वहां अब नदी का पानी बह रहा है। जमीन गायब हो गई है, इमारतें पानी में खड़ी दिखाई दे रही हैं। चीन के मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम और मध्य चीन में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन बारिश के साथ आए तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही हुनान प्रांत में मचाई है। हुनान के चांगदे और अनहुई और वांगशान शहरों में जून महीने में 740 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। चीन के डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। चीन के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सैलाब में अब तक 58 लोगों की जान चली गई है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।